गणित कक्षा 10 सुपर सीरीज़ का आज हम लोग कर रहे हैं 13वां भाग। और आज की सीरीज़ में हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 अंक वाले प्रश्न। और ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, सभी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आपका पहला क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। लिखा है 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्रमागत विषम पूर्णांक की बात हो तो पहला x माना जाता है, दूसरा x+2 और आगे मानना हो तो x+4, x+6 ऐसे मानते हैं। तो यहाँ पे बात है सिर्फ 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक की। तो पहला हम मानेंगे x, दूसरा मानेंगे x+2 और उनके वर्गों का योग बराबर कितना लिख देंगे 290। तो हमने यहाँ पे लिखा माना क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर x, पहला x और दूसरा x+2। अब इनके वर्गों का योग, तो पहला x है तो इसका वर्ग हो जाएगा x² प्लस दूसरा है x+2 तो इसका हो जाएगा वर्ग x+2 का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है 290, तो बराबर हो गया ये आपका 290। तो ये आपका x² है प्लस ये देखिए जो x+2 का होल स्क्वायर है, इसको हम खोल देंगे किस सूत्र पर, a+b का होल स्क्वायर। तो a² मतलब x² हो जाएगा प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 का x में गुणा 2x और 2 से गुणा 4x, 2ab का मतलब 2 दूना 4x बराबर इधर आपका है 290। तो ये देखिए x² हो गया आपका 2x² और फिर ये प्लस का लिखा हमने 4x और फिर ये लिखा प्लस का 4 और ये 290 इधर ले आए पकड़ के तो हो गया माइनस का 290 बराबर ये इधर आ गया तो इधर क्या बचा 0। तो ये आपका 2x² है प्लस ये 4x है। अब ये देखिए 4 प्लस का है और 290 माइनस का है, तो जब 1 + 1 माइनस तो घटता है, तो 290 से 4 घटाओगे तो ये माइनस वाली गिनती बड़ी है तो माइनस का 286 बचेगा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि इस पूरी समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 से भाग। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि समीकरण जो है छोटा बन जाए। तो जब इस पूरे को 2 से भाग करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x² प्लस यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 हो जाएगा और x माइनस यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 3 6 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी x में ये एक द्विघाती समीकरण बन गई है, x² प्लस 2x माइनस 143। इसका हम गुणनखंड करके x का मान निकाल लेंगे और जैसे ही हमें x का मान निकलेगा तो ये हमारा आंसर जो है ये बन जाएगा। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे x² प्लस 2x माइनस 143 का, तो x² की जगह पे x² रहेगा प्लस, देखिए गुणनखंड करने का आपको तरीका पता है कि यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 गुणित अचर पद कितना है -143, इसको गुणा कर दो तो आ जाएगा -143। अब इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनका घटाना बीच वाले के बराबर हो, बीच में कितना है 2, तो 143 के ऐसे 2 टुकड़े कौन हो जाएंगे 11 और 13, 13 और 11 का घटाना 2 होगा और 13 को अगर आप 11 से गुणा करोगे तो 143 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये 13 माइनस 11, 13 माइनस 11 और साथ में x है तो x फिर माइनस 143 बराबर 0। तो इसको खोल देंगे x² प्लस x का 13 में गुणा तो ये 13x माइनस x का 11 में गुणा तो 11x और माइनस 143
और ये बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों में x कामन है तो x कामन ले लीजिए, तो यहाँ से x बचा प्लस यहाँ से क्या बचा 13 बचा, ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 11 और 143 में कामन क्या है, 11 कामन है, तो ये x बचा। और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 11 से 143 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा 13 बचेगा, क्योंकि 143 के दो टुकड़े हैं 11 और 13, तो 11 बाहर होगा तो अंदर 13 बच जाएगा, 13 बाहर होगा तो अंदर 11 बच जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x+13 यहाँ भी, x+13 यहाँ भी, तो x+13 आपका हो गया कामन, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ ये x बचा, और यहाँ से क्या बचा, x+13 बाहर है तो ये माइनस का 11 बचा और बराबर 0। तो आप लिखोगे जब x+13 बराबर 0 तो x बराबर +13 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 13 और यहाँ पे कट लगा दोगे, क्योंकि सवाल में वो कह रहा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक और ये निकला माइनस, तो इसलिए माइनस की वैल्यू नहीं ली जाएगी। दूसरा ब्रैकेट देखिए क्या है, x-11, तो हम लिखेंगे जब x-11 बराबर 0 तो x बराबर -11 को उधर ले जाओ तो प्लस का 11, तो x बराबर क्या हो गया आपका 11 हो गया। तो आपके जो विषम पूर्णांक थे वो क्या थे, x और x+2, तो पहला x था, इसका मतलब पहला आंसर 11 हो गया, दूसरा x+2 यानी 11 + 2 बराबर 13 हो गया। तो आप आंसर लिखेंगे, आंसर आपका क्या बना, x 11 निकला है तो पहला 11 हो गया और दूसरा x+2 था तो 11 + 2 क्या हो जाएगा 30। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला है, कभी कभी ये 6 नंबर में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में, सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है ऐसे वृत्त कि जिनका केंद्र एक ही हो। कह रहा है इसमें बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को क्या करते हैं, स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये है, ये देखिए आपको ब्लू से नीले से ये बड़ा वृत्त दिख रहा है और इस गुलाबी कलर से आपको छोटा वृत्त दिख रहा है और दोनों का केंद्र ये क्या है, O है, तो इसलिए ये गुलाबी वाला और ये बड़ा नीला वाला दोनों कैसे वृत्त कहे जाएंगे, सकेंद्री, क्योंकि इनका केंद्र O एक ही है। अब ये देखिए AB क्या हमने बना दिया है जीवा और लिखा AB बड़े वृत्त की जीवा है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो AB बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है। कहाँ स्पर्श कर रही है, ये देखिए इस बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु है, मान लीजिए इसका नाम आप दे दें C, तो केंद्र से इस C बिंदु को आप ऐसे मिला दीजिए, OC को O से A को मिला दीजिए, तो OA क्या हो गई त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, बड़े वृत्त की। इसी तरह अगर आप O से B को मिला दें तो OB भी क्या है, त्रिज्या किसकी, बड़े वृत्त की, तो इसलिए OA और OB क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि त्रिज्याएं जो है किसी भी वृत्त की बराबर होती हैं। तो एक त्रिभुज बन गया आपका OAC और एक बन गया आपका OBC, और आपको सिद्ध ये करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, किसको, जीवा को, कौन से जीवा, AB को, मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि जो AC हिस्सा है AC ये बराबर है BC के। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAC और त्रिभुज OBC में, ठीक। तो देखिए इस त्रिभुज की OA बराबर हो गई इस त्रिभुज की OB की, क्यों,
क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं और त्रिज्या बराबर होती है। अब देखिए जो OC है वो इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो आप लिख सकते हैं OC बराबर OC मतलब कॉमन। और देखिए ये केंद्र और जीवा को मिलाने वाली रेखा जो है, ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रही है, लंब, तो इधर का कोण कितना है, 90 अंश। इसी तरह इधर का कोण कितना है, 90 अंश। तो इस कोण को बोलोगे OCA, कोण OCA बराबर इस कोण को बोलोगे OCB, कोण OCB। क्यों बराबर, ब्रैकेट में रीजन आप लिख दोगे 90 अंश। और आप जानते हो जब एक त्रिभुज की तीन चीज़ें, चाहे वो कोण हो चाहे भुजा हो, बराबर हो दूसरे त्रिभुज की तीन चीज़ों के, जैसे देखिए 3 इधर और 3 इधर, तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम। इसलिए आप लिखेंगे कि जो त्रिभुज OAC है ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम का निशान होता है ऐसे दो बराबर लाइन और एक ऐसे लाइन, किसके, त्रिभुज OBC के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी हर संगत चीज़ कैसी होती है, बराबर। इसलिए इस त्रिभुज की जो भुजा AC है बराबर हो जाएगी इस त्रिभुज की भुजा BC के। तो हम लिख देंगे, इसलिए चलिए आगे लिखे दे रहे हैं क्या, कि AC बराबर BC लिख देंगे, इसलिए AC बराबर BC। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं CPCT। CPCT का मतलब होता है कांग्रेंस पार्ट ऑफ कांग्रेंस ट्रायंगल। हिंदी में इसका मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट, संगत भाग बराबर होते हैं। आप ध्यान रखें कि जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है निम्न सारणी का माध्य ज्ञात करो। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य। ये वर्ग अंतराल आपको दिया है, ये बारंबारता दिया है। तो पेपर में आपको इस तरह क्षैतिज टेबल दी होगी, लेकिन हम सवाल लगाते वक्त क्या करेंगे कि इन लाइनों को खड़ी करके लिखेंगे इस तरह। ये वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग अंतराल लिख दिया, बीच में एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे। ये कॉलम हमने इसलिए छोड़ा कि वर्ग अंतराल के बाद जो कॉलम बनता है उसे कहा जाता है मध्यमान। क्या कहा जाता है, मध्यमान। जैसा कि नाम है बीच का मान, और इसको दिखाते हैं एक्स अक्षर से। और ये कैसे बनाया जाता है, ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। जैसे 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 को 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5। 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 50 40 90, 90 का आधा 45। आधा का मतलब होता है 2 से भाग। तो ये x है। बारंबारता को हम f बोलते हैं। क्या बोलते हैं, f, क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब अगला कॉलम अपनी तरफ से आपको बनाना पड़ता है f गुणित x। तो जैसे ये x है, इसके सामने ये f है, तो 5 का 2 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 15 का 4 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 60। 25 का 7 में गुणा करोगे तो 175 हो जाएगा। 35 का 3 में गुणा करोगे 105 हो जाएगा। 45 का 2 में गुणा करोगे 90 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि जो बारंबारता है इसको हम जोड़ लेते हैं। क्योंकि बारंबारता के को f से दिखाते हैं, इसलिए जोड़ का मतलब होता है सिग्मा। तो बारंबारता के जोड़ का मतलब सिग्मा f। और ये अगर आप जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 13 3 16 2 18, तो बारंबारता का जोड़ सिग्मा f कितना आ गया, 18। इसी तरह हम ये fx को जोड़ेंगे तो fx के जोड़ को क्या बोला जाएगा, सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब जोड़। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जोड़ें इसको, अंक के नीचे अंक जोड़ेंगे, 0 0 5 5 10,
ठीक है। और ये 90 में 9 इसके नीचे होना चाहिए, ये 90 जो हमने लिखा है 9 होना चाहिए यहाँ पे और 0 होना चाहिए यहाँ पे। ये 90 ऐसे रखो, ये 9 यहाँ से हटा दो, अंक के नीचे अंक, 45 दूना 90। तो 0 5 5 10 का 0 हासिल है 1 1 1 2 6 8 7 15 15 9 24 के 4 हासिल है 2 2 1 3 और 1 4, कितना हो गया 440। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स और ये आ गया सिग्मा एफ। अब हम क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। हम लिखेंगे समांतर माध्य बोलो और चाहे बोलो माध्य, ये बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जो आपका आया है वो आया है 440 और सिग्मा एफ आया है 18। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 440 और नीचे लिख देंगे 18। ठीक है। इसको अगर भाग कर दो, 2 से भाग कर दोगे 9 आ जाएगा, 2 से भाग कर दोगे 220। अब 9 से 220 को अगर भाग करो तो 9 दूना 18 4 22, 4 पे 0 40 न चौक 36 4 40 दशमलव 4 पे 0 40 न चौक 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य बराबर 24.4। तो ये आज की सीरीज़ के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इनको अच्छी तरीके से हल कर लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप हल करते रहेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो कि फरवरी से आपकी शुरू हो रही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट ज़रूर करें।